कहानी जांग सिटी में शुरू होती है। हमारा मेन कैरेक्टर एक यंग लड़की की मदद करने की कोशिश करता है। अफसोस, लड़की को लगता है कि वे बस मदद करने का नाटक कर रहा है ताकि उसका फोन नंबर मिल सके। वे उसे क्रीप बोल देती है और गुस्से में वे यहाँ से चली जाती है। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है, मैं इस सिटी से सिर्फ 5 इयर्स दूर था और यहाँ की लड़कियां इतनी बदल गईं। मैंने सच में उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में सिर्फ इंसल्ट मिली। 5 इयर्स पहले वे खुद भी एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, जांग चांग की ये फैमिली का एक मेंबर। क्योंकि वे जन्म से ही कमजोर था, इसलिए बचपन से ही उसे हमेशा बुली किया जाता था। लेकिन बाहर के लोग चाहे उसे कितना भी नीचा दिखाते हो, उसकी फैमिली उसे बिना किसी शर्त के प्यार करती थी। उन्हीं की वजह से उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन फिर 5 साल पहले सब कुछ बदल गया। उसके पिता ने एक बार एक बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस वजह से उन्होंने सिटी की कई पावरफुल फैमिलीज को नाराज कर दिया है। कुछ दिनों बाद उन पावरफुल फैमिलीज ने बदला लेने के लिए हमला कर दिया। जिस विला में कभी हंसी और खुशियों की आवाजें गूंजती थीं, वे जगह एक खून खराबे की जगह बन गई। उसकी पूरी फैमिली का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और बचा सिर्फ एक हेल्पलेस पावरलेस लड़का, यी चेन। लोग हमेशा कहते थे कि इंसान 2 चेहरे वाले होते हैं, लेकिन उस दिन उसने देखा कि इंसान कितने ज्यादा हिपोक्रेट हो सकते हैं। जो लोग खुद को उसके पिता का सबसे करीबी दोस्त बताते थे, वे सब वहीं खड़े होकर उसकी फैमिली को मरते हुए देखते रहे। उनमें से एक भी आगे बढ़कर मदद करने नहीं आया। उस दिन उसने एक कसम खाई थी, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं उन सबको कुत्तों जैसी मौत दूंगा। उसने उसी समय बदला लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन आखिर एक 11 इयर्स के बच्चे के पास ऐसी ताकत कहाँ। जब वे हत्यारे उसे भी मारने वाले थे, तभी उसकी माँ ने उसकी जान बचाने के लिए उसे एक तेज बहती नदी में फेंक दिया। उन लोगों को पूरा विश्वास था कि वे कभी जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। उसके मास्टर ने उसे नदी से बचा लिया और उसे कुनलून ले गए, जहाँ उसने 5 साल तक ट्रेनिंग ली और वे सब कुछ सीखा जिसकी जरूरत उसे अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए थी। अब जब वे वापस जेंग चेन लौट आया था, ये चेन ने एक और कसम खाई, मैं कसम खाता हूँ उन सभी को अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका गुस्सा अचानक फट पड़ा और उसकी जबरदस्त ऑरा पूरे इलाके में फैल गई। इतनी भयानक ताकत थी कि आसपास मौजूद हर इंसान दर्द से अपना सिर पकड़ने लगा। जो कुछ हो रहा था उसे समझते ही इचेन ने तुरंत अपनी पावर को दबा लिया। ये लोग ऑर्डिनरी ह्यूमंस हैं, अगर मैंने अपनी ऑरा को कंट्रोल नहीं किया तो ये सब मर जाएंगे। कुछ ही पल में वह भारी दबाव गायब हो गया। उलझन में पड़े लोग इधर उधर देखने लगे। अभी क्या हुआ था? ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर पर 1000 केयू का वजन रखा हो। इचेन ने खुद को शांत किया, बदला बाद में लिया जा सकता है, अभी मुझे मास्टर के दिए हुए मिशन को पूरा करना है। वो हमेशा कहते हैं कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम सिर्फ डिजास्टर लेकर आता है। मैं अपने रिवेंज की आग को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद ईचन मेबेलिन चाइना कॉस्मेटिक्स के बाहर पहुंच गया, जो देश की टॉप 500 कंपनीज में से एक थी। वह जिस इंसान से मिलने आया था वह थी इस कंपनी की प्रेसिडेंट जीरो। 3 डेज पहले उसके मास्टर ने भविष्यवाणी की थी कि जीरो पर एक टेरिबल मुसीबत आने वाली है और वह अगले 100 डेज के अंदर मर जाएगी। उसे बचाने की ताकत सिर्फ उसी इंसान के पास थी जिसके अंदर पर्पल ड्रैगन की पावर थी, और किस्मत से वह इंसान यी चेन ही था। उसके मास्टर ने कभी मजाक में बताया था कि कई साल पहले उनका जीरो की ग्रैंडमदर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था, इसलिए पूरी संभावना थी कि जीरो असल में उनकी ग्रैंडडॉटर हो सकती है। इचेन ने बस कंधे उचका दिए। ये सच है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। जैसे ही वह बिल्डिंग के अंदर जाने लगा, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। इचेन ने शांत आवाज में कहा, मुझे जीरो से मिलना है। एक गार्ड ने ताना मारते हुए कहा, हर कोई प्रेसिडेंट जीरो से नहीं मिल सकता, अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, और तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम इस बिल्डिंग के अंदर आने लायक भी नहीं हो। ईचन ने बिना गुस्सा हुए जवाब दिया, मामला अर्जेंट है, अगर वो बिजी हैं तो कोई बात नहीं, मैं लॉबी के सोफा पर बैठकर उनका इंतजार कर लूंगा। गार्ड ने आंखें घुमाई, क्या तुम सुन नहीं सकते? तुम यहाँ एक चीप जीन्स और उससे भी सस्ती शर्ट पहनकर आए हो और तुम्हें लगता है मिस जीरो तुम्हारे जैसे किसी बेघर से मिलेंगी? यचेन हल्का सा मुस्कुराया, लगता है तुम्हें पॉलिट कन्वर्सेशन समझ नहीं आती। इतना कहते ही उसने अपनी ओरा का बस एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाला। दोनों गार्ड्स उसी पल घुटनों के बल गिर पड़े। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। ये क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे हम सीधे मौत के सामने खड़े थे। उन्हें नजरअंदाज करते हुए अर्चन अंदर चला गया। हमेशा लोगों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए, कभी कभी तुम्हारी ज्यादा चलने वाली जुबान ही तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। वह आराम से सोफा पर बैठ गया। अब जाओ और अपने बॉस को बुलाओ। वहां हुआ हंगामा जल्दी ही लोगों का ध्यान खींचने लगा
और देखते ही देखते डोजन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड आगे आया। मैं यहाँ का चीफ ऑफ सिक्योरिटी हूँ, तुम यहाँ परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? इचन ने शांत भाव से जवाब दिया, मुझे तुम या तुम्हारी टीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जीरो से मिलने आया हूँ, बस मीटिंग अरेंज कर दो। सिक्योरिटी चीफ ने घबराकर अपना गला निगला। ये आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है, एक छोटी सी गलती हुई तो शायद ये मेरा सिर ही उड़ा देगा। अपनी तरफ से पोलाइट रहने की कोशिश करते हुए सिक्योरिटी चीफ ने कहा, मुझे माफ कीजिए लेकिन मिस जे आज कंपनी नहीं आई हैं। अगर आप अपना फोन नंबर दे दें तो जैसे ही वो आएंगी मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगा। यूच चेन ने सिर हिलाया। तुम्हें ये बात शुरुआत में ही बोल देनी चाहिए थी, इतनी सारी बेकार की ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी। कोई बात नहीं, मेरे पास काफी फ्री टाइम है, मैं यहीं इंतजार कर लूंगा, तुम सब अपना काम करने वापस जा सकते हो। सिक्योरिटी चीफ मन ही मन सोचने लगा, क्या ये आदमी पागल है? अगर हमने इतने डेंजरस इंसान को यहाँ घूमने दिया तो हमारी जॉब तो पक्की चली जाएगी। जैसे ही वह युचान को जबरदस्ती बाहर निकालने वाला था तभी लॉबी में एक लड़की की आवाज गूंज उठी, रुक जाइए मिस्टर शाओचू, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एम्प्लॉई ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, ये खूबसूरत लड़की कौन है? दूसरे एम्प्लॉई ने जवाब दिया, ये हमारी नई डायरेक्टर है मिस सनी। कंपनी में सिर्फ यही एक लड़की है जिनकी ब्यूटी प्रेसिडेंट जिया की ब्यूटी को टक्कर दे सकती है। मिस्टर श्याओजू ने तुरंत उसे चेतावनी दी, मिस सनी, ये मामला खतरनाक हो सकता है, कृपया पीछे रहिए। लेकिन सनी फिर भी आगे बढ़ गई। उसने युच चेन से कहा, हेलो, मेरा नाम सनी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? युच चेन वहीं रुक गया। सनी, जांगचांग में ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें वह पिछले 5 इयर्स में कभी नहीं भूल पाया था और सनी उनमें से एक थी। मिडिल स्कूल के दिनों में दोनों एक ही डेस्क पर बैठते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हाई स्कूल के बाद सब बदल गया। जब यी चेन अपने मास्टर द्वारा बचाए जाने के बाद चुपचाप सिटी वापस आया तो उसने देखा कि यी फैमिली का मैंशन बंद कर दिया गया था और पूरी सिटी ने जैसे उसके परिवार के होने को ही मिटा दिया था। राजधानी की पावरफुल फैमिलीज के दबाव में आकर हर किसी ने ये फैमिली से अपना रिश्ता तोड़ लिया था, हर कोई सनी को छोड़कर। उसने लोगों की बातों और अफवाहों की परवाह नहीं की और उसके पेरेंट्स की कब्र पर जाकर उनके लिए फूल चढ़ाए। जिस डरपोक और शांत लड़की को वह याद करता था वही लड़की पूरे सिटी के खिलाफ खड़ी हो गई थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसके परिवार को थोड़ा सम्मान मिल सके। ये ऐसी चीज थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कभी उसकी काइंडनेस का बदला चुकाने का मौका नहीं मिलेगा, शायद यही वो मौका है। सनी ने देखा कि वह लगातार उसे देख रहा है। उसने कहा, आप थोड़े ज्यादा पास खड़े हैं। यी चेन अचानक अपनी सोच से बाहर आया। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए सोचों में खो गया था। सच कहूं तो आप मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाती हैं। सनी हंस पड़ी, ये पिकअप लाइन मुझ पर काम नहीं करेगी। फिर उसने गार्ड्स की तरफ देखा और कहा, आप सब जा सकते हैं, ये इंसान ठीक लग रहा है, अगर ये आराम से इंतजार करने को तैयार है तो परेशानी क्या है, यहाँ कोई सीन नहीं होगा। यी चेन मन ही मन मुस्कुराया। सनी अभी भी बिल्कुल वैसी ही दयालु है जैसी पहले थी, फर्क बस इतना है कि पहले उसके पास गोल्फ बॉल थे और अब बास्केटबॉल्स हैं। थोड़ी देर बाद सनी अपनी कार की तरफ चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठी वह अचानक रुक गई। यी चेन पहले से ही पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। वह चौंककर बोली, तुम कब अंदर आए और अब तुम्हें क्या चाहिए? यी चेन ने शांत होकर कहा, मुझे बस एक राइड चाहिए थी। सनी ने उलझन से उसे देखा, लेकिन तुम तो वहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे ना? यो चेन मुस्कुराया, अब वो उतना जरूरी नहीं है, पहले मुझे एक और काम पूरा करना है। सनी हल्का सा हंस दी, कम से कम अपना नाम तो बता दो, वरना ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी बिल्कुल अजनबी को राइड दे रही हूँ। यी चेन चुपचाप उसे देखता रहा। सनी के शरीर के चारों तरफ एक डार्क और खतरनाक ऑरा दिखाई दे रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये वही सनी है जिसने मेरी फैमिली के साथ काइंडनेस दिखाई थी। मैं किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आखिरकार उसने जवाब दिया, मेरा नाम चेन हान है, अब चले? कुछ ही देर बाद दोनों ड्रैगन लेक होटल पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर आए वहां मौजूद अनगिनत लोगों की नजरें सनी पर टिक गईं। ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? किसी ने कहा, पूरी पार्टी में ये सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है। तभी किसी और ने धीरे से फुसफुसाया, रुको, क्या ये डायरेक्टर सनी नहीं है? लेकिन ये एक आदमी के साथ क्यों आई है? ये पहली बार है जब वो किसी पार्टी में किसी के साथ आई है। सनी ने मुस्कुराते हुए पोलाइटली पूछा, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? जैसे ही वे बैठने वाले थे कई बिजनेसमैन उनके पास आकर सनी को ग्रीट करने लगे। यी चेन ने मन ही मन सोचा, लगता है सनी यहाँ काफी फेमस है। उनमें से एक बिजनेसमैन ने अपना ग्लास उठाया और कहा, डायरेक्टर सनी, हमारे साथ एक ड्रिंक हो जाए। सनी कुछ बोल पाती उससे पहले यी चेन आगे बढ़ गया। सनी को ड्रिंकिंग पसंद नहीं है, मैं उसकी जगह ड्रिंक कर लूंगा। बिजनेसमैन ने भौहें सिकोड़ ली। तुम कौन हो और उसकी तरफ से बोलने वाले तुम होते कौन हो? यी चेन कुछ जवाब देने ही वाला था कि सनी ने उसे रोक दिया। मैं सच में अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ एक एसआई लूंगी।
इसलिए प्लीज मुझे इसके बाद फोर्स मत कीजिए। उस ग्रुप ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतना काफी है। तभी एक कोल्ड आवाज ने उनकी बात काट दी, एक सिप, ये तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। सनी का चेहरा तुरंत बदल गया। चेन फांग, तुम यहाँ हो? वहां मौजूद लोगों में से किसी ने धीरे से कहा, ये चेन फांग है, चेन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर। पिछली बार इसने पार्टी में डायरेक्टर सनी को परेशान किया था। सनी इतनी गुस्सा हो गई थी कि उसने इसके चेहरे पर ड्रिंक फेंक दी थी। लगता है ये आज बदला लेने आया है। चेन फांग ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, पिछली बार हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं उस बात को भूल जाऊं तो तुम्हें ये पूरी बॉटल खत्म करनी होगी। और गलत मत समझना, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। अगर तुमने मना किया तो शायद तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। सनी ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, अगर मैंने ज्यादा पी लिया तो मैं सिर्फ परेशानी ही खड़ी करूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पिछली घटना बिल्कुल याद थी। पिछली बार इस कमीने ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। जैसे ही मैंने एक सिप लिया, मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने पूरा ग्लास इसके चेहरे पर फेंक दिया था। और अब ये फिर से वही चाल चल रहा है। जी हुन ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? मैंने ऊपर एक रूम पहले से बुक कर लिया है। अगर आज तुम ड्रंक हो गई तो मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूंगा। मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सनी का दिल डर से भर गया। उसने चेन फेंक के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। जो भी लड़की उससे ड्रिंक लेती थी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। चेन फेंक का धैर्य खत्म होने लगा। उसने ताना मारते हुए कहा, अभी भी समझ नहीं आया? अगर आज प्रेसिडेंट जिया खुद भी यहाँ खड़ी होती और मैं उनसे कहता कि ड्रिंक करो तो उन्हें भी करना पड़ता, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मना कर सकती हो? सनी ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह एक साधारण फैमिली से आती थी। उसने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और काम करना शुरू कर दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद वह आखिरकार एक बड़ी और प्रेस्टीजियस कंपनी की डायरेक्टर बनी थी। भले ही वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, लेकिन चेन फंग जैसे पावरफुल यंग मास्टर्स के सामने खड़े होने की ताकत उसके पास नहीं थी। उसी समय यूचिन बिल्कुल शांत होकर आगे बढ़ा। उसने चेनफेंग के हाथ से बॉटल छीन ली और बिना कुछ सोचे वही बॉटल उसके सिर पर दे मारी। धड़ाम! चेनफेंग दर्द से चीख पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज तक मेरे अपने पापा ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। यूचिन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किसी को जबरदस्ती ड्रिंक करने पर मजबूर करो? शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ बॉटल मारी है। अगर मैं सच में अटैक करता तो तुम अभी बोल भी नहीं पाते। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। लोग आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। ये लड़का तो गया। चेन फैमिली बहुत पावरफुल है, अब ये यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। मैंने सुना है उनके साथ बहुत डेंजरस मार्शल आर्टिस्ट्स भी हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी उनसे पंगा लेने से बचती है। ये सुनकर सनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, बेचारा यूचे, उसे तो पता भी नहीं कि चेनफेंग कौन है। उसने सिर्फ मेरी मदद करने के लिए बीच में कदम रखा, लेकिन अब खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वह जल्दी से चेनफेंग की तरफ मुड़ी और बोली, मिस्टर चेन, आप जितनी चाहें उतनी ड्रिंक मैं पी लूंगी, बस प्लीज मेरे फ्रेंड को यहाँ से जाने दीजिए। चेनफेंग ने अपने माथे से बहता खून पोंछा और खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, आज तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। ड्रैगन लेक होटल ही तुम दोनों की आखिरी जगह बनेगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि यूचिन ने सीधे उसके पैरों के बीच जोरदार किक मार दी। धप! चेनफेंग दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दांत भींचकर वह बोला, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। यूचिन ने उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचा और कहा, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि गलती किसने की है और आज कौन मरेगा वो भी सब देख लेंगे। इतना कहकर यूचिन ने उसे फिर से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, मेरे बेटे को छोड़ दो। यह सुनते ही सभी लोग चौंक गए। किसी ने कहा, अरे ये तो चेन जेनुआ है, चेन फैमिली के हेड, और उनके साथ फैमिली के सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स मास्टर भी आए हैं। अब उस लड़के का बचना नामुमकिन है। लेकिन चेन जेनुआ जैसा बड़ा आदमी एक छोटी सी बिजनेस पार्टी में क्यों आया? दूसरी तरफ सनी के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब मैं यूचिन को कैसे बचाऊं? यूचिन ने चेन जेनुआ के पास खड़े बूढ़े आदमी को देखा और आराम से बोला, तो ये है वो मार्शल आर्टिस्ट जिससे सब इतने डरे हुए थे। मुझे तो ये काफी कमजोर लग रहा है, पता नहीं लोग इसका इतना नाम क्यों लेते हैं। तभी चेनफेंग दर्द से चिल्लाया, डैड, इस आदमी ने बिना वजह मुझ पर हमला किया, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। चेन जेनुआ ने ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो और मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मास्टर मिंग सब संभाल लेंगे। मास्टर मिंग धीरे धीरे आगे आया और यूचेन को घूरते हुए बोला, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारा मार्शल आर्ट्स टैलेंट अच्छा है, लेकिन चेन फैमिली से दुश्मनी करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। यूचेन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो। इतनी उम्र हो गई लेकिन किया क्या है, बस समय बर्बाद किया है।
और हाँ, एक बात बताओ, तुम सब लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? चेन जेनुआ हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगा कि चेन फैमिली के वारिस को पीटकर तुम आराम से यहाँ से चले जाओगे? मास्टर मिंग तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारा नामो निशान तक नहीं बचेगा। इतना कहकर मास्टर मिंग सीधे यूचेन के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, अगर अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो और मेरे डिसाइपल बन जाओ तो शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। यह सब सुनकर सनी पूरी तरह हैरान रह गई। वह बूढ़ा आदमी इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि किसी की आंखें भी उसका मूवमेंट ठीक से नहीं देख पाईं। तो यही होती है एक असली मार्शल आर्टिस्ट की ताकत। सबके मन में यही सवाल चल रहा था, लेकिन यू चेन बस हल्का सा हंस पड़ा और बोला, तुम तो टाइम से भी बस कुछ साल छोटे लगते हो, इसलिए जितना समय बचा है उसका मजा ले लो, क्योंकि एक ही बैकहैंड में तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है। और हाँ, मैं लोगों को सिर्फ मारता नहीं हूँ, पहले उन्हें जमीन पर घसीटता भी हूँ। यह सुनते ही मास्टर मिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना रुके लगातार कई अटैक्स किए, लेकिन यू चेन ने सिर्फ एक पंचा मारा और अगले ही पल मास्टर मिंग सीधा जमीन में धंस गया। धड़ाम! पूरा हॉल सन्न रह गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। यू चेन मुस्कुराकर बोला, अरे मुंह बंद कर लो, कहीं कोई मक्खी अंदर न चली जाए। चेंजो की आंखें डर से फैल गईं। मास्टर मिंग एक लड़के से हार गए, ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ मास्टर मिंग खून की उल्टी करते हुए कांपती आवाज में बोला, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी कल्टीवेशन किस लेवल की है? यू चेन ने जवाब देने की बजाय अपनी ऑरा का बस एक छोटा सा हिस्सा बाहर छोड़ा। उसी पल इतनी भारी प्रेशर पूरे हॉल में फैल गई कि मास्टर मिंग फिर से खून उगलने लगा। चेंजो का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये कैसी पावर है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। यू चेन ने सीधे चेंजो की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा नाम चेंजो है, सही? थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि मुझे कुत्ते की तरह मारोगे, तो क्या हुआ? कर नहीं पाए? उसी समय यू चेन के मन में एक पुरानी याद आई। चैन फैमिली ने ये फैमिली को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। आज मैं अपने हाथों से उनका हिसाब पूरा करूंगा। घबराकर चेंजो जोर से चिल्लाया, गार्ड्स, क्या देख रहे हो? जल्दी अटैक करो। उसके आदेश मिलते ही कई गार्ड्स यू चेन की तरफ दौड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। यू चेन ने शांत आवाज में कहा, मुझे बेगुनाह लोगों को चोट पहुंचाना पसंद नहीं है। अगर अपनी जान प्यारी है तो बीच में मत आओ। अब चेन जिगुओ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह सीधे घुटनों पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे को सही मैनर्स नहीं सिखा पाया। उसी की वजह से उसने आपको नाराज कर दिया। मैं वादा करता हूँ वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। यू चेन ने उसकी तरफ नीचे देखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तुम इतने घमंड में बात कर रहे थे और अब कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठे हो। पता है, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं किसी से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। इसलिए अब जब ये सब शुरू हो ही गया है तो मैं इसे खत्म भी करके रहूंगा। तभी अचानक कई पुलिस ऑफिसर्स होटल के अंदर आ गए। उनकी कैप्टन ने जोर से कहा, वहीं रुक जाओ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने के सीन पर पड़ी, वह पूरी तरह चौंक गई। इतनी बड़ी चेन फैमिली एक साधारण दिखने वाले यंग मैन के सामने घुटनों पर बैठी हुई थी। उधर चेन जिगुओ ने राहत की सांस ली। शुक्र है पुलिस आ गई। चाहे ये लड़का कितना भी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट क्यों न हो, सरकार के खिलाफ तो नहीं जा सकता। लेकिन फीमेल कैप्टन अभी भी हैरान थी। ये तो चेन फैमिली के मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं, ये घुटनों पर क्यों बैठे हैं? क्या उस यंग मैन ने इन्हें मजबूर किया? तभी उसने देखा कि यू चेन ने चेन जिंगुओ के बाल पकड़ रखे थे। यू चेन ने शांत आवाज में कहा, इस बूढ़े के बेटे ने एक लड़की को परेशान किया था, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। कैप्टन ने तुरंत अपनी गन निकाल ली और निशाना साधते हुए बोली, उसे अभी छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। लेकिन यू चेन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह आराम से मुस्कुराया और बोला, चलाइए, वैसे भी बुलेट्स मेरा कुछ खास नहीं बिगाड़ सकती। यू चेन ने शांत आवाज में कहा, यह हमारे बीच का पर्सनल मैटर है, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। कैप्टन ने भौहें सिकोड़ ली। ये लड़का सच में पागल है क्या? पुलिस को ही कह रहा है कि लड़ाई में बीच में मत पड़ो। क्या इसे पता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना हमारी ड्यूटी है? उसने एक बार फिर सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। यू चेन ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और बोला, तो मेरी वार्निंग भी सुन लो। अगर तुमने फिर से बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह फिर से आगे बढ़ने ही वाला था कि सनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। चेन हान, बस करो। यू चेन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, सनी तुम मुझे क्यों रोक रही हो? सनी ने मजबूती से कहा, अगर तुम अब भी नहीं रुके तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। प्लीज मेरी बात मानो, उन पर हमला मत करो। फिर वह पुलिस ऑफिसर्स की तरफ मुड़ी और बोली, ऑफिसर ये आपकी हर बात मानेगा, प्लीज इस पर गोली मत चलाइए। यू चेन ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए सोचा, अब क्या होगा? क्या ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे? सनी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज साफ दिखाती है कि तुमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में अटैक किया था। तुम्हें बस एक स्टेटमेंट देना होगा,
उसके बाद कुछ नहीं होगा। सीन सीधे पुलिस स्टेशन में बदल जाता है। एक ऑफिसर रिपोर्ट देते हुए कहता है, कैप्टन, हमने सर्विलांस फुटेज कई बार चेक की है, उसका बड़ा हिस्सा डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जितनी फुटेज बची है उससे साफ पता चलता है कि येन ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया था। कैप्टन ने गंभीर होकर पूछा, कौन सा हिस्सा डिलीट हुआ है? ऑफिसर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ देखिए, इस क्लिप में मास्टर मिंग येन के सामने खड़ा है और अगले ही सेकंड वाली क्लिप में जमीन टूटी हुई है और मास्टर मिंग जमीन पर पड़ा है। बीच में क्या हुआ उसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है। कैप्टन सोच में पड़ गई। होटल तो पुलिस स्टेशन से सिर्फ कुछ मिनट्स की दूरी पर है, इतनी जल्दी फुटेज डिलीट कौन कर सकता है? लगता है इस यंग मैन का बैकग्राउंड हमारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला लिया, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें इसे छोड़ना होगा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सनी मुस्कुराई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, वो हमें छोड़ देंगे। आज का दिन सच में बहुत डेंजरस था, लेकिन अच्छा हुआ कि आखिर में सब ठीक हो गया। यू चेन चुपचाप सोचने लगा, सनी के लिए असली खतरा अभी भी चेन फैमिली ही है। जब मैं इस सिटी से चला जाऊंगा तब वो लोग उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जाने से पहले मुझे चेन फैमिली का हमेशा के लिए हिसाब करना होगा। उधर सनी चोरी चोरी यू चेन को देख रही थी। कभी ये इंसान इतना केयरिंग लगता है और अगले ही पल इतना डरावना बन जाता है। यू चेन ने उसकी नजर पकड़ ली और मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? यह सुनते ही सनी का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं और बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सोच रही थी कि तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं। यू चेन ने बेबस होकर हल्की मुस्कान दी और कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ रहने वाला हूँ। मैं तो बस किस्मत मुझे जहाँ ले जाती है वहीं चला जाता हूँ। सनी कुछ पल चुप रही, फिर वह गहरी सोच में डूब गई। सनी ने कुछ पल सोचकर पूछा, तो इस सिटी में तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है? वह थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से बोली, अगर तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो। मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पार्क में सोने से तो कहीं बेहतर है। यू चेन हल्का सा मुस्कुराया और मजाक करते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? या फिर आज मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए तुम इस तरह मेरा एहसान चुकाना चाहती हो? यह सुनते ही सनी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने शर्माते हुए कहा, ये कैसी बेकार बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी दूर खड़ी फीमेल कैप्टन चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, चेन फैमिली के बॉडीगार्ड्स सभी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, कोई आम लड़का उन्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। इस यू चेन में कुछ तो अलग है, मुझे इसकी पूरी जानकारी निकलवानी होगी। उसने तुरंत किसी को फोन लगाया, ब्रदर सी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है, जरा देखकर बताओ ये यंग मैन आखिर किस लेवल का है। सीन अब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों में बदल जाता है। एक आदमी अपना फोन उठाता है और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाता है, मेरी बहन तो बहुत अमीर फैमिली से है, चाहे तो आराम की जिंदगी जी सकती है, लेकिन नहीं, उसे एक छोटे से पुलिस स्टेशन में ऑफिसर बनना है और ऊपर से हर केस में मुझे घसीट लेती है। क्या उसे पता भी है कि मैं ड्रैगन सोल स्क्वाड का लीडर हूँ? मेरे लेवल का आदमी ऐसे छोटे मोटे केसेस थोड़ी देखता है। चलो देखते हैं इस बार क्या भेजा है। वह वीडियो चलाता है और धीरे से कहता है, ये बॉडीगार्ड्स तो सभी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, इतने लोग मिलकर एक लड़के पर हमला कर रहे हैं, ये तो पहले से ही शर्म की बात है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वीडियो में यू चेन नहीं बल्कि सारे सोल्जर्स पिट रहे थे। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है, हो सकता है ये एक ग्रैंड मास्टर हो। उसने बिना देर किए एक और फोन मिलाया, इस यंग मैन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है सब निकालो, मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए, एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। उधर सनी नहाकर बाहर आई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, चैन, अब तुम बाथरूम यूज कर सकते हो। यू चैन मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की सच में बहुत अच्छी है, कोई किसी अनजान इंसान पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है कि उसे अपने घर ही ले आए। जब यू चैन शॉवर ले रहा था तभी उसके दिमाग में 5 इयर्स पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। जिस दिन मेरे मास्टर ने मुझे बचाया था, मुझे लगा था कि भगवान ने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन मुझे क्या पता था असली डरावनी जिंदगी तो उसी दिन शुरू हुई थी। पहले ही दिन उसके मास्टर ने उसे एक ऐसे पिंजरे में फेंक दिया जहां 3 डेज से भूखा एक खतरनाक जानवर बंद था। वह लड़ाई पूरी तरह लाइफ एंड डेथ की थी। बहुत मुश्किल से यू चैन अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाया। इसके बाद उसके मास्टर ने उसे कल्चरेशन सिखानी शुरू की, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग नहीं,
असल कॉम्बैट एक्सपीरियंस देने के लिए कभी उसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंक दिया जाता, कभी उसे जंगली भालुओं से लड़ाया जाता और कभी ऐसी सिचुएशंस में धकेल दिया जाता जहां हर पल मौत सामने खड़ी होती थी। हर बार यू चेन बहुत मुश्किल से बचता और हर बार बचने के बाद उसके दिल में नफरत और भी गहरी होती चली गई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और मन ही मन कसम खाई, जिस दिन मेरे परिवार को खत्म किया गया था उस बैंकेट में जो जो लोग मौजूद थे मैं एक एक को ढूंढकर खत्म करूंगा। उनमें से कोई भी इस दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा। उधर सनी को अचानक याद आया, अरे नहीं, मैं तो चेन के लिए कपड़े लाना ही भूल गई। तभी उसे एक और बात याद आई, अरे मेरे अपने कपड़े भी तो बाथरूम में ही रह गए हैं। अगर चेन ने उन्हें देख लिया तो? यह सोचकर वह जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और बोली, वो मैं कुछ भूल गई थी। यू चेन उसकी तरफ मुड़ा और आराम से बोला, क्या हुआ, क्या चाहिए? लेकिन उसी पल उसके शरीर पर बंधा टॉवल नीचे गिर गया। सनी का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। वह घबराकर तुरंत बाहर भागी और बोली, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने तकिए में चेहरा छिपा लिया और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अब चेन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? दूसरी तरफ यू चेन हल्का सा मुस्कुराया और सोचा, लगता है आज रात सनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा है, अब मेरे पास वो काम पूरा करने का समय है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। सीन दूसरी तरफ चेन फैमिली की विला में बदल जाता है। चेन जिंगुओ गुस्से में पूरे कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। आज हुई बेइज्जती उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी चेनफेंग बोला, डैड, अगर आप ऐसे ही घूमते रहे तो मुझे चक्कर आ जाएगा। चटैक! अगले ही पल चेन जिंगुओ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज पूरी चेन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मास्टर मिंग बुरी तरह घायल हैं और तुम्हारे दादाजी अभी भी पहाड़ों में कल्टीवेशन कर रहे हैं। अगर अभी किसी ने हमारी फैमिली पर हमला कर दिया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? चेनफेंग तुरंत बोला, तो ग्रैंडपा को वापस बुला लेते हैं, वो आते ही उस कमीने को खत्म कर देंगे। चेन जिंगुओ ने सिर हिलाया और बोला, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो लड़का अभी भी खुला घूम रहा है और हमें नहीं पता उसका अगला कदम क्या होगा। कल हम पहाड़ों में जाकर तुम्हारे ग्रैंडपा से मदद मांगेंगे। यह सुनकर चेनफंग के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वह बोला, जैसे ही ग्रैंडपा लौटेंगे उस कमीने का खेल खत्म हो जाएगा। पहले ग्रैंडपा उसे अपाहिज बना देंगे, फिर मैं सनी के साथ उसकी आंखों के सामने जो चाहूंगा वो करूंगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी आवाज गूंजी, लगता है तुम लोगों ने बहुत खतरनाक प्लान्स बना लिए हैं। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो यू चेन उनके सामने खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, इतना डर क्यों रहे हो? आओ बैठकर आराम से थोड़ी बात करते हैं। यू चेन को सामने देखकर चेनफेंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, प्लीज मुझे मत मारिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन चेन जिंगुओ गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें पता भी है तुम किससे दुश्मनी ले रहे हो? चेन फैमिली के पीछे एक ग्रैंड मास्टर खड़ा है। यू चेन ने शांत आवाज में पूछा, तुम अपने पिता की बात कर रहे हो? वही जो 10 इयर्स पहले पहाड़ों में कल्टीवेशन करने चले गए थे? चेन जिंगुओ हंसते हुए बोला, तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, इसीलिए मार्शल आर्ट्स अलायंस के रूल्स तुम्हें पता होंगे। अगर मेरे पिता की गैर मौजूदगी में तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगर किसी तरह उनसे बच भी गए तो मार्शल आर्ट्स अलायंस तुम्हारा पीछा करेगी, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यू चेन बस हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसने बिजली जैसी रफ्तार से हमला किया और धड़ाम! सिर्फ एक बार में चेनफेंग वहीं ढेर हो गया। उसकी सांस हमेशा के लिए रुक चुकी थी। फिर यू चेन ने चेन जिंगुओ की तरफ देखा और शांत आवाज में पूछा, अब भी लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? अपने बेटे की लाश देखकर चेन जिंगुओ पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। चेन जिंगुओ आंसुओं से भरी आंखों के साथ कांपती आवाज में बोला, हमारी कभी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, फिर तुम मेरे पूरे परिवार को क्यों मार रहे हो? यू चेन ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, अब तुम्हें याद आ रहा है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी? पिछले 5 इयर्स में मैं बहुत बदल चुका हूँ। चलो तुम्हारी याददाश्त ताजा कर देता हूँ। ये फैमिली याद है? वही फैमिली जिसे 5 इयर्स पहले एक बैंकेट के दौरान पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। यह सुनते ही चेन जिंगुओ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, ये फैमिली, उसमें तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। कहीं तुम यी चेन तो नहीं? लेकिन तुम उस नदी से कैसे बच गए जिसमें इतने खतरनाक बीस्ट रहते थे? यू चेन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मरने से पहले एक बात अच्छी तरह सुन लो। तुम सोचते हो कि मैं मार्शल आर्ट्स अलायंस के रूल्स से बंधा हुआ कोई मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं, एक कल्टीवेटर हूँ। तुम्हारी दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट सबसे ताकतवर माने जाते हैं,
लेकिन कल्टीवेटर्स की नजर में तुम लोग सिर्फ छोटे छोटे कीड़े हो, ऐसे कीड़े जिन्हें जब चाहे कुचल दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैं तुम्हें कुचलने वाला हूँ। इतना कहकर यू चेन ने चेन जिंगुओं को भी मार दिया और बिना पीछे देखे वहां से शांतिपूर्वक चला गया। सीन अब एक सुनसान पहाड़ पर बदलता है। उसी समय जब चेन फैमिली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, उनका दादाजी चेन यान पहाड़ों में कल्चरेशन कर रहा था। अचानक उसने खून की उल्टी की और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, किसने मेरे बेटे और पोते को मारने की हिम्मत की? उस कमीने ने सिर्फ उन्हें नहीं मारा, उसने मेरी 10 इयर्स की कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दी। मैं चेन यान कसम खाता हूं कि जिसने भी यह किया है उसे कुत्ते जैसी मौत दूंगा। दूसरी तरफ यू चेन शांत बैठा कल्चरेशन कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इस सिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है। अगर मुझे यहाँ कल्टीवेशन जारी रखनी है तो मेडिसिनल पिल्स का सहारा लेना पड़ेगा। तभी उसे एक और बात याद आई। अगले वीक मेरे माता पिता की डेथ एनिवर्सरी है। मुझे पहाड़ पर जाकर उनकी कब्र पर जरूर जाना चाहिए। उसे 5 इयर्स पहले की एक याद भी आई। जब वह सिर्फ 11 इयर्स का था, तब उसके पिता ने उसे एक रहस्यमयी काला पत्थर दिया था और कहा था, यह यी फैमिली का एंशिएंट ट्रेजर है। यू चेन पिछले 5 इयर्स से उस पत्थर को अपने साथ रखे हुए था, लेकिन उसे उसमें कभी कुछ खास नहीं मिला। तभी उसकी नजर पत्थर पर बनी हल्की हल्की इंस्क्रिप्शंस पर पड़ी। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस पर अपना ब्लड इस्तेमाल करूं? जैसे ही उसके खून की एक बूंद उस पत्थर पर गिरी, एक भयानक प्रेशर ने उसके पूरे शरीर को दबा दिया। उसकी आंखें भारी होने लगीं और बेहोश होने से पहले वह बुदबुदाया, मुझे अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? जब यू चेन ने दोबारा आंखें खोली तो वह खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में खड़ा पाया। सिर पकड़ते हुए उसने कहा, मैं कहाँ हूँ और ये अजीब सी धुंध क्या है? तभी उसकी नजर एक विशाल पत्थर के स्मारक पर पड़ी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रीइंकार्नेशन सीमेट्री। यू चेन पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। तभी अचानक उसके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर प्रकट हुआ। उसकी भारी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, तुम अभी सिर्फ अर्थ रेल्म में हो और फिर भी रीइंकार्नेशन सेमेट्री में आने की हिम्मत कर ली? तुम्हारा शरीर यहाँ की सबसे कमजोर पावर भी सहन नहीं कर सकता। तुम बहुत कमजोर हो। इस सीमेटी से दूर रहो, वरना बेकार में अपनी जान गंवा दोगे। अगले ही पल यू चेन अचानक फिर से असली दुनिया में जाग गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तो पिताजी जो कहते थे वह सब सच था। यू चेन ने उस काले पत्थर को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक मैजिकल ट्रेजर है। तभी उसे उस मॉन्स्टर की बात याद आई जिसने कहा था, अभी तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारा शरीर रीइंकार्नेशन सीमेट्री की पावर सहन नहीं कर सकता। यू चेन ने मन ही मन सोचा, मतलब जब मैं और ताकतवर बन जाऊंगा तब इस सेमेट्री के अंदर छिपी हुई सारी पावर हासिल कर सकूंगा। उसे याद आया कि उस सेमेट्री के अंदर लगभग 100 कब्रें थीं। उसने सोचा, उन कब्रों में दफन हर इंसान कभी बहुत बड़ा एक्सपर्ट रहा होगा। अगर मैं उन सबकी ताकत हासिल कर लूं तो मेरी पावर का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर से सनी की आवाज आई, चेन हान उठ गए क्या? ब्रेकफास्ट क्या तैयार है, जल्दी आ जाओ। यू चेन बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही रोज इतना अच्छा खाना खिलाती रही तो शायद मैं कभी तुम्हारा घर छोड़कर ही न जाऊं। फिर वह मजाक करते हुए बोला, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा पर्सनल शेफ बन जाता हूँ। तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, बर्तन धो दूंगा और सर्दियों में तुम्हारा बिस्तर भी गर्म रख दूंगा। सनी हंसते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं है, हमारे अपार्टमेंट में हीटिंग सिस्टम पहले से लगा हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। बस हर महीने रेंट देना होगा और घर के कुछ कामों में मदद करनी होगी। यू चेन ने शर्माते हुए सिर खुजाया और बोला, असल में मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काफी गरीब हूँ। सनी ने मन ही मन सोचा, वाह, मतलब ये मेरे पैसों पर ही रहने का प्लान बना चुका है। तभी यू चेन ने जेब से एक कागज निकाला, उस पर जल्दी जल्दी कुछ लिखा और सनी को देते हुए बोला, ये ब्यूटी पिल का फॉर्मूला है। ये सिर्फ एक लो ग्रेड पिल है, लेकिन तुम्हारी कंपनी के लिए काफी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। इसे मेरा रेंट समझ लेना। सनी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता भी है हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, हम ऐसे किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को बेचने नहीं लगते। यू चेन ने पूरे भरोसे से कहा, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी कॉस्मेटिक्स बनाती है, ये फॉर्मूला अपनी R&D टीम को दे देना। मैं गारंटी देता हूँ कि इसकी कीमत कम से कम $10 मिलियन होगी। सनी कुछ कह पाती, उससे पहले उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जिया थी। मीटिंग शुरू होने वाली है, प्लीज 2 मिनट्स में पहुंचो। सनी ने तुरंत कहा, मैं अभी आती हूँ। फिर उसने यू चेन की तरफ देखकर कहा, बाकी बातें बाद में करेंगे, मुझे अभी कंपनी जाना है, और अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो आसपास बहुत सारी कंपनीज हैं, जाकर ट्राई कर लेना। सनी के जाते ही यू चेन ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर सही कहते थे, आजकल लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पर भरोसा ही नहीं करते। कुछ देर बाद यू चेन ने सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया और जोर से आवाज लगाई,
बिग डिस्काउंट, सब पर 20% की छूट, सिर्फ $20 में किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज। अगर ठीक न कर पाया तो पूरे पैसे वापस। लेकिन वहां से गुजर रहे लोग हंसने लगे। कोई बोला $20 भी ज्यादा हैं। दूसरा बोला ये आदमी साफ साफ लोगों को बेवकूफ बनाने आया है। तीसरा बोला पुलिस को बुलाया क्या। यू चेन ने लंबी सांस लेते हुए सोचा, ये लोग तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुश्किल निकले। लगता है मुझे अपना स्टॉल कहीं और लगाना पड़ेगा। तभी एक खूबसूरत यंग वुमन उसके पास आई और बोली, क्या तुम सच में किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो? अगर हाँ तो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ ही देर बाद यू चेन उस लड़की के साथ उसके शानदार और आलीशान घर पहुंच गया। चारों तरफ नजर घुमाकर यू चेन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा घर देखकर तो साफ लग रहा है कि तुम बहुत अमीर हो। चिंता मत करो, पेशेंट कोई भी हो मैं उसे ठीक कर दूंगा। लड़की ने सिर हिलाया और बोली, लगता है तुमने गलत समझ लिया। यू चेन ने हैरानी से पूछा, मैं डॉक्टर हूँ, अगर तुम मुझे किसी का इलाज कराने नहीं लाई तो फिर यहाँ क्यों लाई हो? लड़की ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम शैन मिया है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही भरोसेमंद लायर लगते हो। यह सुनते ही यू चेन ने भौहें चढ़ा ली और बोला, पहली बात मैं झूठ नहीं बोलता, दूसरी बात मेरा समय बर्बाद मत करो, अभी मेरे बिजनेस आवर्स चल रहे हैं। शान मिया ने बिना कुछ कहे एक बैंक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही यू चेन ने कार्ड हाथ में लिया उसका पूरा अंदाज बदल गया। वह मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो बताओ करना क्या है? पैसों के लिए मैं लगभग कुछ भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। शान मिया ने गहरी सांस ली और बताया, मेरे पापा बहुत गंभीर हालत में हैं। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि उनके पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। मेरी माँ इस बात से पूरी तरह टूट चुकी हैं और हर समय उनके लिए रोती रहती हैं। मुझे डर है कि अगर पापा चले गए तो माँ भी यह सदमा सह नहीं पाएंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा को यहाँ से ले जाओ और मेरी माँ से कहो कि तुम उन्हें पहाड़ों में इलाज के लिए ले जा रहे हो। कुछ महीनों बाद हम उन्हें सच बता देंगे, तब तक शायद वो खुद को इस दुख के लिए तैयार कर लेंगी। यू चेन मन ही मन सोचने लगा, अजीब रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर बस इतनी सी बात है तो मैं इस प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म कर सकता हूँ। उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं संभाल लूंगा। शान मिया मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा हुआ, अब मुझे पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू चेन ने चौंक कर पूछा, इसका क्या मतलब? शैन मिया शरारती मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम मेरी मदद करने से मना कर देते तो मैं सच में पुलिस बुलाने वाली थी। तभी एक मेड कमरे में आई और पूछने लगी, यंग मिस, ये जेंटलमैन कौन है? शान मिया ने जवाब दिया, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, हमारे फैमिली की मदद करने आए हैं। इसके बाद वह यू चेन को अपने पिता के कमरे में ले गई। यू चेन ने उनका ध्यान से चेकअप किया और मन ही मन सोचा, इनकी हालत मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खराब है। एक पैर तो इनका कब्र में जा चुका है। मॉडर्न मेडिसिन इन्हें नहीं बचा सकती। सच कहूं तो मौत की औरा इनके दिल तक पहुंच चुकी है। अगर ये दिमाग तक पहुंच गई तो फिर मैं भी इन्हें नहीं बचा पाऊंगा। शान मिया की आंखें भर आईं। वह बोली, पिछले महीने मेरे पापा को लास्ट स्टेज लंग कैंसर पता चला था। हमने उन्हें इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, फिर कैपिटल के सबसे बड़े डॉक्टर्स के पास भी ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन पहले देश के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट्स भी आए थे। उन सब ने यही कहा कि अब इन्हें बचाना नामुमकिन है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं अपने पापा को खोने वाली हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को भी नहीं खो सकती। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शैन मिया की माँ अंदर आई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, तुम आ गई बेटा। अभी डॉक्टर क्यू ने मुझसे कहा है कि आज तुम्हारे पापा का आखिरी दिन है, उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। यह सुनते ही शान मिया पूरी तरह सन्न रह गई। मिया की माँ रोते हुए बोली, मैंने तो खास तौर पर डॉक्टर क्यू से कहा था कि वो मुझे सच मत बताए। यह सुनते ही मिया गुस्से से भर गई और बोली, उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तभी उसका बड़ा भाई शेन लॉन्ग आगे आया और शांत आवाज में बोला, मिया, तुम्हें माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मौत एक सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। इसे छिपाने का कोई फायदा नहीं। मैंने तो पापा के फ्यूनरल में आने के लिए सभी लोगों को बुला भी लिया है। कल उनका भव्य अंतिम संस्कार होगा। मिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, लॉन्ग, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? माँ के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? शेन लॉन्ग ने कंधे उचकाते हुए कहा, डैड बहुत तकलीफ में है, उनकी हालत में मौत ही उनके लिए राहत है। मुझे उन्हें ऐसे तड़पते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। और चिंता मत करो, जब मैं ऑफिशियली कंपनी संभाल लूंगा तब माँ और तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी
मेरी होगी। उसकी ये बातें सुनकर मिया की माँ और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। यूचेन चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मिस्टर शेन के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी 3 लोगों में बांटेगी, लेकिन शेन लॉन्ग चाहता है कि उसकी माँ भी दुख से मर जाए ताकि सबसे बड़ा हिस्सा उसे अकेले मिल जाए। कितना घटिया बेटा है। तभी मिया गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? साफ दिख रहा है कि तुम अपनी बातों से माँ को मारना चाहते हो। तुम जैसे इंसान से घटिया कोई नहीं हो सकता। शेन लॉन्ग भी गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और अगर माँ खुद मरना चाहती हैं तो मैं उन्हें क्यों रोकूं? लगता है तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। वह मिया की तरफ बढ़ा ही था कि धड़ाम, यूचेन ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर दे मारा। शेन लॉन्ग लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। यूचेन ने ठंडी आवाज में कहा, शांत हो जाओ लड़के, क्योंकि अगर मेरा गुस्सा सच में बाहर आ गया तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। यह देखकर डॉक्टर क्यू गुस्से से चिल्लाया, तुम आखिर हो कौन? शेन फैमिली के होने वाले हेड पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? यूचेन ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, मुझे $10 मिलियन दे दो, मैं मिस्टर शेन को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। उसकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान हैरानी से जम गया। मिया की माँ ने तुरंत अपनी बेटी की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, मिया, क्या ये सच में तुम्हारे पापा को बचा सकता है? मिया ने बिना एक पल सोचे पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, हाँ मॉम, यूचेन एक कमाल का डॉक्टर है, मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उसी समय मिया मन ही मन सोच रही थी, ये कितना बेशर्म इंसान है। हमारी बात तो सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की हुई थी, लेकिन अब सीधा $10 मिलियन मांग रहा है। खैर, अभी सबसे जरूरी बात सबको शांत रखना है। तभी शेन लॉन्ग हंसते हुए बोला, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स भी डैड को ठीक नहीं कर पाए और ये लड़का उन्हें ठीक करेगा। साफ है कि सारी सिग्नल है कि ये सबको बेवकूफ बना रहा है। अगर डैड को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इस फ्रॉड ने डैड को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें इनहेरिटेंस का एक पैसा भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा ये मिरेकल डॉक्टर अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगा। लेकिन अंदर ही अंदर शेन लॉन्ग मुस्कुरा रहा था, डैड तो वैसे भी मरने वाले हैं, मॉम भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। अगर किसी तरह मिया को भी इनहेरिटेंस से बाहर कर दूं तो पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी हो जाएगी। यूचेन ने सबकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, सब लोग कमरे से बाहर जाइए। जब कमरे में सिर्फ वह और मिस्टर शेन रह गए तो उसने मरीज की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे मिले। मैंने अपने मास्टर से इतना जरूर सीखा है कि तुम्हारी जान बचा सकूं। लगता है अब अपनी असली काबिलियत दिखाने का समय आ गया है। इतना कहकर उसने इलाज शुरू कर दिया। जांच करते हुए उसने मन ही मन सोचा, मौत की औरा इनके पूरे शरीर में फैल चुकी है, फिर भी इनका जिंदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं। अच्छी बात यह है कि इनकी एक मेरिडियन अभी भी खुली हुई है। अगर मैंने इसका सही इस्तेमाल किया तो इन्हें बचाया जा सकता है। जैसे ही यूचेन ने उस मेरिडियन को रिस्टोर करना शुरू किया, मिस्टर शेन के शरीर से भयानक काली औरा बाहर निकलने लगी। यूचेन ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारे लिए इनके शरीर में कोई जगह नहीं बची। उसने हाथ घुमाया और अगले ही पल पूरी काली औरा हवा में गायब हो गई। इलाज खत्म होने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, किसी को मारना आसान होता है लेकिन किसी की जान बचाना बहुत मुश्किल। सिर्फ एक इंसान का इलाज करने में मेरी काफी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई। अब मुझे दोबारा कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर आया और शांत आवाज में बोला, थोड़ी ही देर में ये होश में आ जाएंगे। मिया खुश होकर बोली, रुकिए, मैं अभी आपका पेमेंट लेकर आती हूँ। लेकिन उसकी माँ घबराकर बोली, क्या ये सच में जाग जाएंगे? यूचेन मुस्कुराया और बोला, आप खुद अंदर जाकर देख सकती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने एक बैंक कार्ड यूचेन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे पति की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी पेमेंट इस कार्ड में है। यूचेन कार्ड लेने ही वाला था कि शेन लॉन्ग बीच में आ गया और बोला, 1 मिनट मॉम, डैड को लास्ट स्टेज कैंसर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़का उन्हें ठीक कर दे। आप और मिया चाहे जितनी भोली हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। जब तक मैं अपनी आंखों से रिजल्ट नहीं देख लेता तब तक डैड की मेहनत की कमाई किसी फ्रॉड को नहीं दूंगा। इसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यूचेन हल्का सा हंसा और बोला, तुम जैसे कुएं के मेंढक मुझे मेरा पैसा लेने से नहीं रोक सकते। और रही तुम्हारे पिता की बात, तो मैंने अभी सिर्फ उनकी जिंदगी 3 डेज के लिए बढ़ाई है। अगर चाहते हो कि वो उससे ज्यादा जिए तो समय पर पैसे लेकर मेरे पास आना। मेरी दवा के अलावा इस दुनिया में कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। शेन लॉन्ग गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ।
तभी डॉक्टर क्यू भी बोला, पुलिस स्टेशन में मेरी कई ऑफिसर्स से पहचान है, वो इस फ्रॉड का अच्छा इलाज करेंगे। तभी अचानक बेडरूम का दरवाजा खुला, सबकी नजर उधर गई। मिस्टर शेन धीरे धीरे चलते हुए बाहर आए। शेन लॉन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? अभी तो इनका एक पैर कब्र में था, फिर ये दोबारा चल कैसे रहे हैं? मिस्टर शेन ने चारों तरफ देखा और पूछा, वो महान डॉक्टर कहाँ हैं? फिर उन्होंने मियाँ की तरफ प्यार से देखा और बोले, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पिता जिंदा हैं। मैं बहुत लंबे समय बाद खुद को इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगले ही पल उन्होंने गुस्से से शेन लॉन्ग की तरफ देखा और बोले, और ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बिस्तर पर था, मरा नहीं था। शेन लॉन्ग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, डैड, मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। मिस्टर शेन गुस्से से बोले, मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हर दिन तुम यही दुआ करते थे कि मैं जल्दी मर जाऊं ताकि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन सुन लो, अगर मैं मर भी गया तब भी तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। अब तुरंत जाकर उस डॉक्टर को वापस लेकर आओ, उसका पूरा सम्मान करना, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि भीख मांगने लायक भी नहीं बचोगे। सीन अब गमेबेलिन चाइना ग्रुप में मीटिंग ही बदल जाता है। कंपनी के सभी एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग में बैठे फाइनेंशियल क्राइसिस पर चर्चा कर रहे थे। एक एग्जीक्यूटिव बोला, हमारी स्टॉक प्राइस लगातार गिर रही है, बहुत समय हो गया हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। यह सुनकर सनी ने पूछा, तो फिर कंपनी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तभी उसे अपनी पॉकेट में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने हाथ डालकर देखा तो एक मुड़ा हुआ पेपर निकला। वह हैरान रह गई, अरे ये तो वही ब्यूटी पिल का फॉर्मूला है जो चेन हान ने दिया था, लेकिन उसने इसे मेरी पॉकेट में कब रख दिया? उसे यू चेन की बात याद आई, ये फॉर्मूला कम से कम $10 मिलियन का है। सनी हल्का सा मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अगर सच में यही फॉर्मूला हमारी कंपनी को बचा गया तो इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। वह अभी यही सोच रही थी कि अचानक एक औरत ने उसके हाथ से वो पेपर छीन लिया। उसने ताना मारते हुए कहा, क्या छिपा रही हो अपनी पॉकेट में? सनी गुस्से में बोली, सुन्ना, वो मुझे वापस दो। सुन्ना ने पेपर खोला, पढ़ा और जोर से हंसने लगी। ब्यूटी पिल का फॉर्मूला? बताओ जरा, ये किस सड़क किनारे बैठे झोला छाप डॉक्टर से खरीद कर लाई हो? ऐसे पकड़ रखा है जैसे कोई करोड़ों का खजाना हो। कहीं इसे पाने के लिए कुछ रातें होटल में तो नहीं बिताई? सनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, हर औरत तुम्हारी तरह होटल में रातें नहीं बिताती, अब वो पेपर वापस दो। सुन्ना ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही जाता है। इतना कहकर उसने फॉर्मूला के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यह देखकर सनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सुन्ना को जोर से धक्का दिया और अगले ही पल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बिल्लियों की तरह लड़ने लगी। आसपास बैठे एग्जीक्यूटिव्स ने बस लंबी सांस ली। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, इन दोनों की लड़ाई के बिना तो कोई मीटिंग पूरी ही नहीं होती। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और प्रेसिडेंट जून अंदर आए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बस अब बहुत हुआ, लड़ाई बंद करो। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को तुम लोग इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। जैसे ही दोनों महिलाओं ने प्रेसिडेंट जिया को गुस्से में देखा, वे तुरंत चुप हो गईं। प्रेसिडेंट जिया ने गंभीर आवाज में कहा, तुम सब जानते हो कि आज की मीटिंग क्यों बुलाई गई है? हमारी हर कॉम्पिटिटर कंपनी नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, जबकि हम पिछले 3 इयर्स की से वही पुरानी क्रीम बेच रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने R&D डिपार्टमेंट की तरफ देखा और बोली, मैं तुम सबसे पूछ रही हूँ, क्या पिछले 3 इयर्स से तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया? हमारे पास एक भी नया फॉर्मूला क्यों नहीं है? एक भी नया प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? डिपार्टमेंट हेड तुरंत खड़े हुए और बोले, मिस जिया, बात ऐसी है कि कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमने न जाने कितने फॉर्मूलाज पर रिसर्च की लेकिन कोई भी इतना अच्छा नहीं निकला। हमने पुराने एंशिएंट फॉर्मूलाज भी ढूंढे, लेकिन जो भी काम के थे उन्हें दूसरी कंपनीज पहले ही इस्तेमाल कर चुकी हैं। हमें ऐसा कुछ नया ही नहीं मिला जिससे कोई ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट बनाया जा सके। प्रेसिडेंट जिया मन ही मन सोचने लगी, ये सही कह रहे हैं, कंपटीशन सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हार मानने का बहाना नहीं हो सकता। मैंने 5 इयर्स की मेहनत से इस कंपनी को शहर की सबसे बड़ी कंपनी बनाया है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे किसी अमीर फैमिली में जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर न करें। अगर कंपनी डूब गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी अचानक सुन्ना खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, सब लोग नए फॉर्मूला की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी में तो किसी के पास पहले से ही एक फॉर्मूला है। उसने फटा हुआ पेपर खोला और जोर से पढ़ा, ब्यूटी एलिक्सर फॉर्मूला। यह सुनते ही डिपार्टमेंट हेड की आंखें फैल गईं। वह हैरानी से बोले, ब्यूटी एलिक्सर फॉर्मूला? ये तो उस एंशिएंट फॉर्मूला का नाम है जो 500 इयर्स पहले गायब हो गया था। कहा जाता है कि उस समय की रानियां इसी का इस्तेमाल करती थी। मिस जिया, अगर ये सच में असली ब्यूटी एलिक्सर फॉर्मूला है तो आज हमारी कंपनी बच सकती है। प्रेसिडेंट जिया ने तुरंत सनी की तरफ देखा और बोली,
सनी, जल्दी से वो फॉर्मूला हमें दिखाओ। सनी ने घबराकर हाथ हिलाए और कहा, नहीं, आप सब बेवजह एक्साइटेड हो रहे हैं। ये तो मेरे एक दोस्त ने मजाक मजाक में लिख दिया था। प्रेसिडेंट जिया ने शांत होकर कहा, फिर भी पहले हमें देखने तो दो। सनी ने फिर सिर हिलाया और बोली, प्लीज मेरी बात समझिए, मेरे दोस्त ने ये बस ऐसे ही लिख दिया था। यह सुनकर बाकी एग्जीक्यूटिव्स हंसने लगे। एक बोला, अगर ये इतना ही कीमती फॉर्मूला होता तो कोई इसे टिश्यू पेपर पर लिखकर देता क्या? दूसरी तरफ सुनना मन ही मन खुश हो रही थी। सनी, अब तुम्हारी खैर नहीं, बेवजह डांट पड़ने वाली है। तभी अचानक डिपार्टमेंट हेड ने नीचे पड़ा टिश्यू पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और अगले ही पल जोर से चिल्ला उठे, ये असली है। फिर उन्होंने गुस्से से सुन्ना की तरफ देखा और बोले, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इसे फाड़ते देखा है। ये फॉर्मूला हमारी कंपनी का भविष्य बदल सकता था और तुमने इसे अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। तुम पहले डिपार्टमेंट डायरेक्टर थी, है ना? इस वक्त से तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाता है और अगर ये फॉर्मूला दोबारा ठीक नहीं हो पाया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। यह सुनते ही सुन्ना का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह कांपती हुई प्रेसिडेंट जिया के सामने हाथ जोड़कर बोली, मिस जिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि ये असली फॉर्मूला है। डिपार्टमेंट हेड ने सबको समझाते हुए कहा, कई साल पहले हमारी डिपार्टमेंट को इस फॉर्मूला का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था, उसी वजह से मैं इसे पहचान गया। ये 100% असली है। सिर्फ इस एक फॉर्मूला की मदद से हम न जाने कितने नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी कंपनी फिर से इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। यह सुनते ही प्रेसिडेंट जिया ने तुरंत आदेश दिया, सनी, तुम्हें जितने रिसोर्सेज चाहिए ले लो, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस फॉर्मूला को वापस रिस्टोर करना ही होगा। दूसरी तरफ सुन्ना पूरी तरह सदमे में थी। ये कैसे हो सकता है? सनी का फॉर्मूला सच में असली निकला? नहीं, प्लीज, ये सब कोई बुरा सपना हो। प्रेसिडेंट जिया ने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और बोली, सुन्ना, इतनी कीमती चीज हमारे हाथ लगी थी और तुमने बिना सोचे समझे उसे फाड़ दिया। मैं काफी समय से देख रही हूँ कि डायरेक्टर बनने के बाद तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है। लगता है तुम अपनी औकात ही भूल गई हो। इसलिए आज से तुम्हें ऐसा काम दिया जाएगा जो तुम्हें थोड़ी विनम्रता सिखाएगा। हमारी नई स्टोर में सेल्स एसोसिएट की एक जगह खाली है, अब से तुम वहीं काम करोगी। उसी दिन शाम को सनी घर लौटी। उसने आवाज लगाई, चैनहान, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह सोचने लगी, क्या वो चला गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका दिया हुआ फॉर्मूला सच में इतना कीमती निकलेगा। क्या वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया है या हमेशा के लिए चला गया? जितना वह सोचती, बात उतनी ही अजीब लगती। उसने अकेले इतने ताकतवर लोगों को हरा दिया, फिर कुछ ही सेकंड में ऐसा फॉर्मूला लिख दिया जो हमारी पूरी कंपनी को बचा सकता है। कहीं चैनहान वही कहानियों वाले लेजेंडरी हिडन मास्टर तो नहीं? और जब मैं उसके बारे में सच जानने वाली थी तभी वो गायब हो गया। तभी किसी ने पीछे से हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। यू चेन मुस्कुराकर बोला, मुझे ढूंढ रही थी? सनी चौंक कर पीछे मुड़ी और बोली, अरे तुम कब वापस आए? यू चेन ने आराम से जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था कि जॉब ढूंढो, इसलिए आज दोपहर में बाहर गया था। वैसे तुम मुझे क्यों बुला रही थी? जैसे ही मैं वापस आया मैंने सुना तुम मेरा नाम ले रही थी। सनी थोड़ी घबरा गई। यू चेन ने उसकी शक्ल देखकर पूछा, इतनी नर्वस क्यों हो? जो कहना है सीधा कह दो, प्रॉमिस करता हूँ गुस्सा नहीं करूंगा। सनी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, आई एम सॉरी, जो फॉर्मूला तुमने मुझे दिया था किसी ने उसे फाड़ दिया। यू चेन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या तुम्हारी कंपनी को वो पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, चाहो तो मैं उससे भी बेहतर फॉर्मूला लिख देता हूँ, कल सुबह दे दूंगा। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। सनी ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुको 1 मिनट। यू चेन ने लंबी सांस ली और बोला, अब क्या हुआ? तुम्हारा ये अंदाज देखकर तो मुझे ही डर लगने लगा है। अगर तुम किसी और तरह का फेवर मांगने वाली हो तो थका जरूर हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर काफी एनर्जी बची हुई है। सनी ने आंखें घुमाई और बोली, अगर ऐसी बकवास करते रहे तो सच में पुलिस बुला लूंगी। फिर उसने गंभीर होकर कहा, असल में जब तुम पहली बार कंपनी आए थे तब मिस जिया से मिलने के लिए तुमने कितना बड़ा हंगामा किया था, याद है? अब वही मिस जिया तुमसे मिलना चाहती हैं। यू चेन ने बिल्कुल बेपरवाही से कंधे उचकाए और बोला, बस इतनी सी बात? रहने दो, अब मेरे पास उनसे मिलने का टाइम नहीं है। यू चेन ने बिल्कुल शांत अंदाज में कहा, अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो वो खुद मेरे पास आ जाएंगे। सनी हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, लेकिन क्यों? पहली बार तो तुम मिस जिया से मिलने के लिए पूरी सिक्योरिटी टीम को सिर पर उठा लिया था, अब जब वो खुद तुमसे मिलना चाहती हैं तो तुम मना क्यों कर रहे हो? यू चेन ने आराम से जवाब दिया, पहली बार उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था और सिक्योरिटी से बाहर निकलवा दिया था। मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब मैं बस उनके साथ वही कर रहा हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया था। सनी ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें इग्नोर करने के लिए ऐसा नहीं किया था। वो इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हैं, उनसे मिलने के लिए हर किसी को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो
तो वो खुद तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या तुम कल उनसे मिल सकते हो? यू चैन ने सिर हिलाया और बोला, उन्हें कह देना अगर मिलना है तो खुद मेरे पास आए। मैं उन जगहों पर दोबारा नहीं जाता जहां मेरी पहले बेइज्जती हो चुकी हो। अब मैं सोने जा रहा हूं, बाकी बातें कल करेंगे। उसके बाद सनी ने प्रेसिडेंट जिया को फोन करके सारी बात बता दी। जिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो अब वो चाहता है कि मैं खुद उससे मिलने जाऊं। कोई बात नहीं, मैं खुद उससे मिलूंगी, तब तक तुम उस पर नजर रखना। फोन रखने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये आदमी सच में बड़ा दिलचस्प है। पहले मुझसे मिलने के लिए इतना हंगामा किया और अब खुद मिलने से मना कर रहा है। मुझे जानना है कि आखिर ये इंसान है कौन। अगली सुबह यू चैन शहर के सबसे बड़े हर्बल मार्केट रेन हॉल पहुंचा। चारों तरफ नजर डालते हुए उसने सोचा, ये पूरे शहर का सबसे बड़ा हर्ब्स मार्केट है। यहाँ इतनी भीड़ है, मतलब सामान की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसे देखते ही वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कॉपी के हिसाब से देखा जाए तो ये फेक पेंटिंग काफी अच्छी बनाई गई है। उसकी बात सुनते ही पास खड़ी एक लड़की गुस्से से बोली, तुमने अभी क्या कहा? हमारी जू फैमिली की सबसे कीमती पेंटिंग को फेक कहने की हिम्मत कैसे हुई? तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, जीन इतनी बदतमीजी मत करो। लेकिन लड़की गुस्से में बोली, ग्रैंडपा ये हमारी फैमिली के ट्रेजर की बेइज्जती कर रहा है। आपने इसे खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम दी थी, मैं गुस्सा कैसे न करूं? बुजुर्ग ने यू चैन की तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, यंग मैन इस पेंटिंग को कई बड़े अप्रेजल मास्टर्स ने जांचकर असली बताया है। तुम्हें क्यों लगता है कि ये फेक है साहब? यू चैन मुस्कुराया और बोला, तो फिर उन सारे अप्रेजल मास्टर्स की आंखें थी ही नहीं, दिमाग भी बंद था। एक बात माननी पड़ेगी, ये कॉपी सच में कमाल की है, इतनी अच्छी कि आम लोग आसानी से धोखा खा जाएं। मैं तो यहाँ सिर्फ हर्ब्स खरीदने आया था, लेकिन अगर कोई फैमिली नकली एंटीक को ही असली ट्रेजर समझ बैठी है तो मैं उनके हर्ब्स की क्वालिटी पर कैसे भरोसा करूं? यह सुनते ही जीवन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बुजुर्ग ने तुरंत उसे समझाया, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, किसी आम इंसान पर हाथ नहीं उठा सकती, खुद को शांत रखो। लेकिन जीवन ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी। वह गुस्से से बोली, नहीं ग्रैंडपा, मैं इस बदतमीज को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। यू चैन मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है? चलो मारो मुझे। इतना कहकर उसने अपनी उंगली से अपने गाल की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, लो मेरा चेहरा यही है। यू चैन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी तुम इतनी लंबी नहीं हो कि मेरे गाल तक पहुंच सको। यह सुनते ही जीवन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना एक पल गंवाए तेजी से एक जोरदार किक यू चैन की तरफ चला दी। यह देखकर उसके ग्रैंडपा घबरा गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, जीवन ने एक मशहूर मार्शल आर्ट्स मास्टर से ट्रेनिंग ली है, अगर इसकी किक इस लड़के को लग गई तो इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन किक लगने से पहले ही यू चैन ने आराम से एक हाथ से उसका पैर पकड़ लिया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस इतनी ही ताकत है? जून पूरी तरह हैरान रह गई। मेरी इस किक से तो पत्थर की दीवारें तक टूट जाती हैं, इसने इसे सिर्फ एक हाथ से कैसे रोक लिया? यू चैन शरारती मुस्कान के साथ बोला, अब मेरी बारी। अगले ही पल उसने बड़ी आसानी से जून को उठाकर जमीन पर पटक दिया, फिर शांत आवाज में बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन एक सलाह दूंगा, जो मार्शल आर्ट तुम सीख रही हो वो महिलाओं के लिए सही नहीं है। अगर कुछ साल और इसी तरह प्रैक्टिस करती रही तो तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। जमीन से उठते हुए जीवन गुस्से में चिल्लाई, तुम बेशर्म आदमी, तुमने मुझे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपने ग्रैंडपा की तरफ देखकर कहा, ग्रैंडपा इसका बदला लीजिए। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जीन अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया, इस लड़के ने तुम्हें बिना जरा सी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल किए जमीन पर गिरा दिया। कोई आम इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। जून ने मुंह फुलाकर कहा, मैंने कब कहा कि ये आम इंसान है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये फर्स्ट क्लास बदमाश है, जिसे लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं आता। यू चैन हंस पड़ा और बोला, अच्छा जब तुमने मुझे बदमाश ही कह दिया है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली बदमाश कितना परेशान कर सकता है। जैसे ही उसके शरीर से एक जबरदस्त दबाव निकलना शुरू हुआ, ग्रैंडपा और जीवन दोनों डर के मारे वहीं जम गए। जीवन घबराकर बोली, ग्रैंडपा भागिए, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी ग्रैंडपा ने तुरंत सिर झुका दिया और सम्मान से बोले, यंग मैन कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी पोती को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। यू चैन ने शांत स्वर में कहा, आप बड़े हैं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो इस बदतमीज लड़की को, इसे अभी बहुत मेहनत सीखने की जरूरत है। जीवन ने इस बार सम्मान से पूछा, आपने कहा था कि ये पेंटिंग नकली है, आपको ऐसा कैसे पता चला? यू चैन ने बिना कुछ कहे पेंटिंग पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाली। अगले ही पल पेंटिंग पर छिपे हुए शब्द
चमकने लगे। उस पर लिखा था, कोई मूर्ख ही इस पेंटिंग को खरीदेगा। उसके वो के अस्ताम बाकिश ने दिए। यूचेन ने समझाया, इसकी कॉपी इतनी शानदार बनाई गई थी कि इसे असली से अलग पहचानना लगभग नामुमकिन था। इसलिए जिसने इसे बनाया उसने सीक्रेट मैसेज इसके अंदर QI की मदद से छिपा दिया। सिर्फ वही इंसान इसे देख सकता है जिसने QI पर पूरी मास्टरसी हासिल की हो। इसी वजह से तुम और तुम्हारे वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इसका सच कभी नहीं जान पाए। कुछ देर बाद ज्यून वापस आई। उसके हाथ में यूचेन द्वारा मांगी गई सारी हर्ब्स थीं। उसने सामान रखते हुए कहा, मिस्टर यू, ये रही आपकी सारी हर्ब्स। फिर हाथ बांधकर बोली, वैसे तुम्हें पता भी है ये हर्ब्स कितनी रेयर और महंगी हैं। इन्हें खरीदने के पैसे हैं भी तुम्हारे पास। यूचेन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मिस जू, तुम्हें पता है इंसान के शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है, लेकिन तुम्हारे केस में लगता है उस पानी की जगह घमंड भर दिया गया है। तुम इतनी जल्दी गुस्सा हो जाती हो कि लगता है उसी वजह से तुम्हारी हाइट भी बढ़ना बंद हो गई। ज्यून गुस्से से फट पड़ी और बोली, क्या तुमने अभी मेरी हाइट का मजाक उड़ाया? मानती हूँ कि मैं तुम जितनी ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे मास्टर यहाँ होते तो वो तुम्हें कभी ऐसे नहीं जाने देते। यूचेन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं छोटे बच्चों से बहस नहीं करता, मैं सिर्फ अपने बराबर के लोगों से बात करता हूँ। जाओ पहले थोड़ा दूध पी लो, शायद हाइट थोड़ी और बढ़ जाए। ज्यून फिर से भड़कने ही वाली थी कि उसके ग्रैंडपा तुरंत बीच में आ गए। उन्होंने यूचेन की तरफ देखकर कहा, कृपया बच्चे की बात का बुरा मत मानिए। यूचेन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं हूँ कि किसी बच्चे से दुश्मनी रखूं। ग्रैंडपा ने राहत की सांस ली और बोले, मैंने आपकी मांगी हुई सारी हर्ब्स की लिस्ट तैयार करवा दी है। कुछ ही दिनों में आपकी सारी हर्ब्स आपके पास पहुंचा दी जाएंगी और आपको उनके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसे हमारी तरफ से माफी समझकर स्वीकार कर लीजिए। यूचेन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मुझे किसी का एहसान लेना, चैरिटी लेना या किसी का कर्ज रखना पसंद नहीं है। मैं इनकी पूरी मार्केट प्राइस दूंगा, नहीं तो मिस जू बाद में फिर मेरी बुराई करती फिरेंगी। यह सुनकर ग्रैंडपा हंस पड़े और बोले, आज यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। वैसे मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया। यूचेन चलते चलते बिना पीछे देखे बोला, मेरा नाम यीचेन है। ये नाम सुनते ही ग्रैंडपा एकदम चुप हो गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या ये वही जियांग सिटी वाली फैमिली का ही चेन है? ज्यून ने हैरानी से पूछा, ग्रैंडपा आप इतने शॉक्ड क्यों हो गए? क्या वो कोई बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स मास्टर है? आपको उसका नाम कैसे पता? ग्रैंडपा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर वो सच में वही यीचेन है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो बहुत जल्द इस शहर में खून की नदियां बहने वाली हैं। पिछले 5 इयर्स में कमे जिसने भी वाई फैमिली का मजाक उड़ाया था, अब उसका सबसे बुरा सपना सच होने वाला है। दूसरी तरफ घर लौटते हुए वाई चेन मन ही मन सोच रहा था, मेरे माता पिता की डेथ एनिवर्सरी अब बहुत करीब है। इस बार मैं उसे चुपचाप नहीं गुजरने दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उन कीड़ों से निपटना होगा जो काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हैं। उधर ज्यून अब भी बड़बड़ा रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे मास्टर से ज्यादा ताकतवर हो। पेंटिंग वाली बात में बस उसकी किस्मत अच्छी थी। ग्रैंडपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ज्यून, हम दोनों ने आज यी चेन को पूरी तरह गलत समझा। वो तुम्हारे मास्टर के बराबर भी नहीं है, वो उनसे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा ताकतवर है। ज्यून की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? मेरे मास्टर तो सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट में से एक हैं। कोई इतना जवान लड़का उनसे आगे कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा ने गंभीर आवाज में कहा, जिसे तुम एक आम लड़का समझ रही हो, मेरी नजर में वो एक ग्रैंड मास्टर है, और एक असली ग्रैंड मास्टर अकेले पूरी हथियारबंद सेना को हरा सकता है। उसके सामने हम जैसे लोग चींटियों से भी ज्यादा नहीं है। ज्यून ने फिर पूछा, मुझे पता है ग्रैंड मास्टर कितने ताकतवर होते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में कोई ग्रैंड मास्टर कैसे बन सकता है? ग्रैंडपा ने सिर हिलाया और बोले, आज उसने जितनी ताकत दिखाई वो तो एक साधारण ग्रैंड मास्टर से भी कहीं ज्यादा थी। अगर इस लड़के ने अगले 20 ईयर्स तक कल्चरेशन जारी रखी तो इस दुनिया में कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अच्छी बात यह है कि जू फैमिली की उससे मुलाकात दुश्मनी बनने से पहले हो गई। उसके जैसा इंसान अगर दुश्मन बन जाए तो वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। उसी समय दूर से यी चेन का पीछा कर रहा एक आदमी मन ही मन मुस्कुराया। यही तो वो डिवाइन डॉक्टर है जिसके बारे में मिस्टर शेन ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इसे ढूंढ लूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। यकीन नहीं होता मैंने इसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। अचानक यू चेन एक संकरी गली में मुड़ गया। उसका पीछा कर रहा आदमी घबरा गया। क्या उसे पता चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ? मुझे जल्दी करनी होगी, कहीं वो निकल न जाए। जैसे ही वह गली में पहुंचा, अगले ही पल यू चेन ने उसका गला पकड़ लिया। यू चेन ने ठंडी नजर से उसे देखते हुए कहा, मुझे ढूंढ रहे थे? लो, अब मिल गया। एक अच्छा कारण बताओ कि मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूं? डर के मारे उस आदमी के पसीने छूट गए। वह कांपते हुए बोला,
प्लीज मुझे मत मारिए, मैं सब सच बता दूंगा। मेरा नाम फैंग टोंग है, मेरी उम्र 41 ईयर्स है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। इसके बाद वह अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा, अपना घर का पता, बचपन की परेशानियां, जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात, यहाँ तक कि शर्माते हुए बोला, एक बार मेरे सारे साफ कपड़े खत्म हो गए थे तो मुझे फटी हुई अंडरवेयर पहननी पड़ी थी। आज तक मेरे दोस्त उसी बात पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यूचेन ने माथा पकड़ लिया और बोला, बस करो, ये सब बकवास बंद करो। मैंने तुमसे तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी नहीं मांगी, सिर्फ इतना पूछा था कि तुम्हें किसने भेजा है। फेंगटोंग ने जल्दी से जवाब दिया, सच कहूं तो मिस्टर शेन ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपको ढूंढ लूं तो मुझे $100,000 देंगे। यूचेन ने मन ही मन सोचा, मैंने मिस्टर शेन की जिंदगी सिर्फ 3 डेज के लिए बढ़ाई थी। उसे पता है कि अब इस दुनिया में उसके अलावा कोई उसे बचा नहीं सकता, इसलिए वो मुझे ढूंढ रहा है। फेंगटोंग ने झेंपते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ में मिस्टर शेन की हवेली चलते हैं। जो $100,000 मिलेंगे उन्हें 50-50 बांट लेंगे। यूचेन बिना पीछे देखे चलता रहा और बोला, मिस्टर शेन से जाकर बस एक बात कहना, अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो ये बेकार के खेल खेलना बंद कर दे और मुझे बार बार परेशान करने की कोशिश भी न करें। मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। फेंगटोंग जल्दी से बोला, मिस्टर शेन की कोई बुरी नीयत नहीं है, वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आप कहाँ हैं। अगर आप उनके पास नहीं जाना चाहते तो ठीक है, लेकिन कम से कम अपना एड्रेस तो दे दीजिए। सीन बदलकर सनी के घर पहुंचता है। यूचेन ने सनी को तैयार देखा तो पूछा, इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? सनी मुस्कुराकर बोली, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं। मैंने देखा है कि तुम रोज वही एक ही कपड़े पहनते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े और एक फोन खरीदूंगी ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट में रह सकूं। यूचेन हैरानी से बोला, तुम मेरे ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हो? सनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पैसों की चिंता मत करो, सब मैं दूंगी, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। थोड़ी देर बाद दोनों एक बड़े शॉपिंग मॉल पहुंच गए। सनी ने यूचेन को नए कपड़ों में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। अगर तुम अब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो तो तुम्हारे पीछे न जाने कितनी लड़कियां घूमने लगेंगी। यूचेन हंसते हुए बोला, मैं आसान रास्ता अपनाकर पैसे कमाने का कोई इरादा नहीं रखता। सनी ने शरारती अंदाज में पूछा, वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी कई क्यूट सिंगल फ्रेंड्स हैं, चाहो तो तुम्हारी उनसे पहचान करवा दूं। यूचेन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, रहने दो, मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। सनी मुस्कुराई और बोली, जरूरत नहीं है या फिर आज तक कभी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं? लगता है पूरी जिंदगी सिंगल ही रहे हो। यह सुनकर यूचेन कुछ पल के लिए चुप हो गया। अरे ये तो प्यार मोहब्बत की बात कर रही है, ये चेन मन ही मन सोचने लगा। सनी को क्या पता कि पिछले 5 सालों से मेरे दिमाग में सिर्फ बदला लेने का ही ख्याल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। उसे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। उसके परिवार के खत्म होने से पहले चू सुरान नाम की एक लड़की थी। उसने कहा था कि अगर ये चेन पूरे स्कूल के सामने उसे प्रपोज करेगा तो वह उसका प्यार स्वीकार कर लेगी। ये चेन उसकी बातों पर भरोसा कर बैठा। अगले ही दिन उसने पूरे स्कूल के सामने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन सुरान ने हाँ कहने की बजाय सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। तभी उसे समझ आया कि यह सब पहले से रचा हुआ जाल था। वह सिर्फ उसे पूरे स्कूल के सामने हंसी का पात्र बनाना चाहती थी। उस दिन के बाद पूरा स्कूल उसी पर हंसता रहा। कुछ महीनों बाद उसका पूरा परिवार भी खत्म हो गया। ये चेन ने मन ही मन कहा कि वाह, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन चू सुरान को अपने किए की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिंगल होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी सिंगल हूँ और हम दोनों ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं, है ना? ये चेन ने हल्के से उसके माथे पर उंगली से टपकी मारी और बोला, इन सब बातों को छोड़ो, पहले वही काम करते हैं जिसके लिए आए हैं। सनी ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, चलो अरमानी शोरूम चलते हैं, वहाँ के कपड़े काफी महंगे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा जरूर खरीद सकती हूँ। तभी एक लड़की उनके सामने आकर बोली, सनी, ये कौन है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये चेन ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये कियान है, चू सुरन की खास दोस्त। कियान ने ताना मारते हुए कहा, सनी, तुम्हारी पसंद पहले भी बेकार थी और आज भी वैसी ही है। स्कूल में तुम हमेशा उस लूजर यी चेन के साथ घूमती थी और अब अपने बॉयफ्रेंड को देखो, इतने सस्ते कपड़े पहने हैं। सच कहूं तो ये बिल्कुल उसी ये चेन जैसा दिखता है। कियन का बॉयफ्रेंड हैरानी से बोला, जी कुनेची, ये चेन कौन था? कियन हंसते हुए बोली, वो हमारे स्कूल का सबसे बड़ा जोक था। उसने पूरे स्कूल के सामने चू सुरन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने सबके सामने उसकी ऐसी बेइज्जती की कि वो दोबारा स्कूल ही नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसका पूरा परिवार भी खत्म हो गया। अफसोस बस इतना है कि वो खुद नहीं मरा, वरना हम उसका और भी मजाक उड़ाते। यह सुनते ही ये चेन की आंखें ठंडी हो गईं
उसने सख्त आवाज में कहा, अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मुझे बंद करवाना पड़ेगा। सनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, इन बेवकूफ लोगों को छोड़ो, हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। कियान फिर हंसते हुए बोली, अभी तो तुम आरमानी जाने की बात कर रहे थे, अपनी हालत देखी है, तुम दोनों वहाँ से कुछ खरीद भी नहीं सकते। ऐसा करो, मेरे लिए वहाँ से कुछ कपड़े खरीद दो, फिर मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। दोनों उसे नजरअंदाज करके ऊपर चले गए। रास्ते में यी चेन ने पूछा, तुमने मुझे रोका क्यों? मैं उसे अभी सबक सिखा सकता था। सनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ दिन पहले ही तुमने चेन फेंक की पिटाई की थी और उसकी वजह से हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। सनी ने धीरे से कहा, हर बात पर लड़ाई करना ठीक नहीं होता।